नमस्कार दोस्तों, अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा दोस्तों आपको ज्ञात है कि अभिषेक सिविल सर्विसेज आपके लिए बीपीएससी 67 से इम्पोर्टेंट जो आपके पीटी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो लेकर आ रहा है। उसी कड़ी में आज हम दृष्टि आईएएस के डीएलपी को आपके सामने लेकर आए हैं। डीएलपी का एमसीक्यू, दृष्टि आईएएस का डीएलपी हो या नोट्स हो वो काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों, दृष्टि आईएएस का मटेरियल। तो उसी का आज हम एमसीक्यू आपके सामने लेकर आए हैं। जो भी एमसीक्यू है वो दृष्टि आईएएस के डीएलपी का है और वही क्वेश्चन से समाहित किया गया है जो बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है। तो आइए अब हम प्रश्न पे बात करते हैं। एक नज़र पहला प्रश्न देखिए आप लोग। पहला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ दोस्तों? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कार्यकाल क्या था? 1505 से 1509 था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की उपलब्धियां क्या थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसकी देन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का देन है। फिर क्वेश्चन आपसे यहाँ आ जाएगा कि कोचीन का दुर्गीकरण किसने करवाया? तो अल्मीडा ने करवाया। कोचीन का दुर्गीकरण किसने कराया? हाँ, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कराया और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किसने की, तो वास्को डी गामा ने किया था। 1502 ईस्वी में जब वास्को डी गामा पुनः भारत आया था और इसी वर्ष वास्को डी गामा जो है कोचीन में पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। यहाँ से प्रश्न इस ढंग से बनते हैं, तो समझिए आप लोग। यदि पूछे कि कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किसने की, तो वास्को डी गामा ने। यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि कोचीन का दुर्गीकरण किसने कराया, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। फिर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री जो है कोचीन में खोला गया, तो पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री या दूसरी बस्ती की स्थापना कहाँ हुआ? तो केन्नौर में। कहाँ हुआ? केन्नौर में। केन्नौर कहाँ है दोस्तों? तो कर्नाटक में है। पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री की स्थापना किसने की? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने की। कब किया? 1505 ईस्वी में किया। इस ढंग से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? वह कौन सा अंग्रेज था जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो वो अंग्रेज जो था दोस्तों वह था थॉमस बेस्ट। कौन था? थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट जो है अंग्रेजों को स्वाली के स्थान पर क्या करता है? हरा देता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जहांगीर जो है किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो कैप्टन हॉकिंस को। अब यहाँ प्रश्न कैप्टन हॉकिंस से संबंधित आपसे बन सकता है कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया? तो 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल हेक्टर नामक जल जहाज से भारत के किस स्थान पर पहुँचा था? तो भारत के सूरत स्थान पर पहुँचा था। तो कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आया? तो हेक्टर नामक जहाज से भारत आया। कैप्टन हॉकिंस भारत के किस जगह पर सबसे पहले पहुंचा? सूरत पहुंचा। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में आया? तो जहांगीर के दरबार में आया। इस ढंग से आपसे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। फिर आपसे बन सकता है कि कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार में पहुँचा और जहांगीर जो है इसे क्या दिया? खान या इंग्लिश खान की उपाधि दिया। वही क्वेश्चन है, जहांगीर ने खान की उपाधि किसे सम्मानित किया था? खान की उपाधि से या इंग्लिश खान की उपाधि से? तो कैप्टन हॉकिंस को। और इसके अलावा इसे 400 मनसब भी दिया था। 400 मनसब भी दिया था। नेक्स्ट, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की दोस्तों? तो भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? यहाँ 1612 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ 1600 आप लोग 13 कर लीजिएगा। 1613 में कहाँ किया? सूरत में किया। और 1611 ईस्वी में कहाँ किया था?
1611 ईस्वी में मसूरीपत्तनम और 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 5वां, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी जो है उससे संबंधित है? कौन? तो डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा संबंधित है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडी वास के युद्ध में पराजित हुआ। वह कौन सा सेनापति था जिसने 1760 ईस्वी का वांडी वास के युद्ध में क्या हुआ? पराजित हुआ। तो वह कौन था दोस्तों जिसने 1760 ईस्वी का वांडी वास के युद्ध में पराजित हुआ? तो काउंट डी लाली। वांडी वास का युद्ध में काउंट डी लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना क्या हुई? पराजित हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काउंट डी लाली हो जाएगा। दोस्तों अब यह प्रश्न आपसे उठ सकता है कि वांडी वास के युद्ध कब हुआ? तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ। वांडी वास का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ। वांडी वास का जो युद्ध है किसके किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ। वांडी वास के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो अंग्रेज विजयी रहे। वांडी वास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था? तो आयरकुट। अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकुट और फ्रांसीसियों का नेतृत्व लाली, काउंट डी लाली। और उसी युद्ध में लाली को क्या कर दिया गया? लाल भी कर दिया गया आयरकुट के द्वारा। और जब लाल कर देता है तो फिर क्या होगा? आयरकुट की सेना जो है काउंट डी लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को क्या कर दिया? हरा दिया। और इस युद्ध में जो है जब अंग्रेज विजयी हुए हैं इसके बाद पांडिचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के बाद पांडिचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो गया? तो वांडी वास के युद्ध, वांडी वास का युद्ध। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉकिंस जो है आया था किसके दरबार में आया था? 7 नंबर क्वेश्चन। हॉकिंस जो है किसके दरबार में आया था? अभी जस्ट बताया कि जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। हेक्टर नामक जहाज से वहाँ से भारत आया था हॉकिंस। सूरत नामक स्थान पर सबसे पहले आया था। अभी जस्ट हम लोग डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अजमेर से मांडू आया, कौन आया? टॉमस रो, सर टॉमस रो। जहांगीर के दरबार में जो है अजमेर से जहांगीर के पीछे पीछे कहाँ से आया? अजमेर से मांडू आया था। कौन था? सर टॉमस रो। तो अब यह प्रश्न आपसे बन सकता है कि सर टॉमस रो जो है अंग्रेजों के दरबार में कब आया? सर टॉमस रो अंग्रेजों के दरबार में कब आया दोस्तों? तो 1615 ईस्वी में। कब? 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में इसे ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में किसके राजदूत के रूप में आया था? किसका दूत बनकर के आया था? तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। सर टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में कितने वर्षों तक रहा? तो सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में जो है 3 वर्षों तक रहा। कब तक रहा? तो 1618, क्योंकि 1615 में आया। 1615 + 3 1618, 1618 ईस्वी तक रहा। इस ढंग से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब द्वारा भारत से किसे निष्कासित कर दिया गया था दोस्तों? तो सर जॉन चाइल्ड को। अब यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर जॉन चाइल्ड अंग्रेज गवर्नर को किस मुगल बादशाह ने भारत से निष्कासित कर दिया? तो औरंगजेब। उलट के भी क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ देता है, तो ये सब ही आपको याद होना चाहिए। इसीलिए जब भी आप पढ़िए तो फैक्ट को जो है थोड़ा सा वहाँ रुक कर पढ़िए, ताकि आपसे फैक्ट जो है मिस ना हो। क्योंकि बीपीएससी में फैक्ट का जो योगदान है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा है, और फैक्ट पे आपका पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर। अंग्रेजों का भारत आने का क्या मंतव्य था? अंग्रेजों का भारत आने का क्या मंतव्य था? तो व्यापार। पहला ऑप्शन सही है, व्यापार था। नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर। फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण शामिल है? कौन सा कारण शामिल है? तो अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना यही सबसे बड़ा कारण था।
फ्रांसीसियों की हार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया वो कौन था? सर टॉमस रो था। सर टॉमस रो कब आया? तो 1615 ईस्वी में आया। किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में आया। कितने वर्षों तक रहा? तो 3 वर्षों तक रहा। इस ढंग से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसकी हुई? वांडीवास की जो लड़ाई है वो अंग्रेजों के साथ किसकी हुई? तो फ्रांसीसियों की हुई। वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। वांडीवास के युद्ध में कौन विजयी रहा? तो अंग्रेज विजयी रहा। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आयरकुट कर रहा था। फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? लाली कर रहा था, जिसे आयरकुट ने लाल भी कर दिया। नेक्स्ट, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो पुर्तगालियों के जाता है। पुर्तगालियों को जो है दोस्तों भारत में गोथिक स्थापत्य कला का जो योगदान है या स्थापना करने का जो श्रेय है वह किसे जाता है? पुर्तगालियों की जाता है। और भारत में जो है पुर्तगालियों की बहुत सारी देन है। जिसे भारत में प्रेस किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की देन है। प्रेस, छापखाना किसकी देन है? कभी कभी प्रेस की जगह छापखाना प्रयोग कर दिया जाता है, तो ये भी पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती हो, टमाटर की खेती हो, पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती सब किसकी देन है? पुर्तगाली की देन है। सब के सब किसकी देन है दोस्तों? पुर्तगाली की देन है। फिर आपसे यहाँ एक और पूछ देता है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुआ? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना दोस्तों कब हुआ? बताइए कोई। तो भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है दोस्तों वह तो कब किया गया दोस्तों? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में किया गया। कहाँ? तो गोवा में किया गया। तो ये सभी भी आपको याद रहना चाहिए। एक और इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्टज व्यवस्था। कार्टज व्यवस्था किसका देन है? तो कार्टज व्यवस्था भी पुर्तगालियों की देन है। ये सभी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है। सेंट थोमे का जो युद्ध था उसे कहा जाता है, मतलब कि सेंट थोमे का युद्ध जो लड़ा गया, तो पहला यहाँ आपको जानना चाहिए कि सेंट थोमे का युद्ध कब लड़ा गया। सेंट थोमे का युद्ध 1748 ईस्वी में लड़ा गया। किसके किसके मध्य हुआ सेंट थोमे का युद्ध? तो कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ। सेंट थोमे के युद्ध में कौन जीता या परिणाम क्या रहा? तो फ्रांसीसी विजयी रहे। फ्रांसीसी क्या रहे? विजयी रहे। तो अब यहाँ सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है। तो कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। तो सेंट थोमे के युद्ध को क्या कहा जाएगा? प्रथम कर्नाटक युद्ध कहा जाएगा। अब यहाँ एक और प्रश्न आ जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई और कब हुई? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है दोस्तों वह 1748 ईस्वी में एक्सला-शापेल की संधि के तहत हुई। परिणाम इसका क्या हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम जो है दोस्तों वह क्या हुआ? अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब की पराजय हुई। तो इस ढंग से आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आप समझ गए कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1746 से 48। सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ? तो 1748 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो परिणाम भी आपको बता दिए कि अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब की पराजय रहा। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया? कौन यूरोपीय व्यापारी जो है वह सर्वप्रथम भारत में आया? तो सर्वप्रथम भारत में आने वाले व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। इसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश और फ्रेंच। इस ढंग से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? किस युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों का जो प्रभुत्व है वो भारत में समाप्त हो गया? तो आपको हम बताएं वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का जो प्रभुत्व है दोस्तों वह क्या हुआ? समाप्त हो गया। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। इसमें कौन विजयी रहा? तो फ्रांसीसी विजयी रहे। इस ढंग से आपको देखना है। फिर आपको थोड़ा सा देख लेना है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सेकेंड कर्नाटक वार।
तो सेकेंड कर्नाटक वार कब हुआ था दोस्तों? सेकेंड कर्नाटक वार 1748 से 54 ईस्वी के बीच हुआ। सेकेंड कर्नाटक वार की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? तो पांडिचेरी की संधि के तहत हुई थी। कब हुआ पांडिचेरी की संधि? तो 1755 ईस्वी में। और इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसमें अंग्रेजों की अच्छी स्थिति आप बोल सकते हैं। इसी तरह तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो थर्ड कर्नाटक वार कब हुआ? तो 1756 से 63। इसका कारण क्या था? तो यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ तो 1763 ईस्वी की पेरिस की संधि द्वारा। पेरिस की संधि कब हुई? तो 1763 ईस्वी में हुई। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या परिणाम हुआ? तो अंग्रेजों की विजय हुई। ये ढंग से आपको देखना है। एक दो और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टर्म है, उसे भी आप लोग जानना चाहिए। अंबूर का युद्ध एक है, अंबूर का युद्ध। तो अंबूर का युद्ध कब हुआ? 1749 ईस्वी में हुआ। अंबूर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो अंबूर का युद्ध जो है दोस्तों 1749 ईस्वी में डुप्ले, मुजफ्फर जंग एवं चंदा साहब के त्रिगुट एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य हुआ। इसमें अंबूर के युद्ध में कौन किसका विजय हुआ या किसका परिणाम क्या रहा था? त्रिगुट का विजय हुआ। इसी तरह एक और युद्ध इसके अंतर्गत आता है, अर्काट का युद्ध। अर्काट का युद्ध जो आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, अर्काट का युद्ध। तो अर्काट का युद्ध कब हुआ? 1752 ईस्वी में हुआ। किसके मध्य हुआ? तो क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के बीच हुआ। अर्काट के युद्ध में किसकी जीत हुई या परिणाम क्या रहा? तो अंग्रेज इसमें विजयी रहे। तो इस ढंग से आपसे प्रश्न बनने की संभावना जो है रहता है। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। रिवीजन सीरीज आज का था पुर्तगाली कंपनी, डच, अंग्रेज, ये सभी से संबंधित आज हम प्रश्न आपके सामने लेकर आए थे। तो ये ढंग से आप लोग अपना तैयारी को आगे भी करते रहिए और इसी तरह से हम प्रश्न की श्रृंखला जो है आगे और भी प्रश्न का श्रृंखला बढ़ाएंगे और आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। फिर थोड़ा सा एक दो टर्म जान लीजिए दोस्तों। जब पढ़ाने लगते हैं ना तो इतना मन लग जाता है कि लगता है कितना आप लोगों को बता दूं। नेक्स्ट देखिए, कलकत्ता नगर की स्थापना किसने किया? तो जॉर्ज चार्नोक ने किया। कलकत्ता नगर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? जॉर्ज चार्नोक को जाना जाता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण कब हुआ? तो 1700 ईस्वी में हुआ फोर्ट विलियम किले का निर्माण। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो फोर्ट विलियम का जो प्रथम अध्यक्ष था वो सर चार्ल्स आयर था। सर चार्ल्स आयर था। और मॉडर्न हिस्ट्री पर एक श्रृंखला भी हम लेकर आएंगे लेक्चर का, जिसमें कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को कंपाइलेशन करके आप लोगों के सामने हम लाएंगे, जो बीपीएससी 67th एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। उसमें उसी टॉपिक को हम सम्मिलित करेंगे जिससे हर टॉपिक से कम एक दो प्रश्न बीपीएससी में वहाँ से पूछा जाए। तो इस ढंग से आप लोग प्रश्न को आगे भी करते रहिए और आगे भी हम इसी तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अभिषेक सिविल सर्विसेज जो आपका चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से ही अभिषेक सिविल सर्विसेज का जो टीम है उसका मनोबल बढ़ता है। इसीलिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और आगे भी अभिषेक सिविल सर्विसेज आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है या जो भी श्रृंखला होगी, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित हो, करंट अफेयर से संबंधित हो या साइंस से संबंधित हो, कम से कम दोस्तों हम आपको करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और साइंस ये तीनों पे जरूर एक एक श्रृंखला मास्टर वीडियो के रूप में लाकर आपको देंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो लाइए या कंपाइलेशन लाइए, हिस्ट्री का लाइए, क्योंकि दोस्तों यहीं से आपका लगभग 90+ प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को यहाँ फोकस करना चाहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आप अपनी तैयारी की दिशा को थोड़ा सा बढ़ाइए, तैयारी की गति को, और इसी ढंग से आप अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर आकर अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं।
तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।